तो आखिरकार वो दिन आ चुका है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। हमारे लड़के एक बार फिर से गांव में आ चुके हैं, चौथी बार उस हरामी लसन को ठिकाने लगाने के लिए जिसको वो पिछले कई सालों से नहीं लगा पा रहे, लेकिन होपफुली कुछ समय में लगा देंगे क्योंकि हमको पता चल चुका है कि बॉयज का अगला सीजन उसका आखिरी सीजन होगा। तो इस वजह से इसका सेकंड लास्ट सीजन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि अब इसमें चीजों को सेटअप करना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग ऑफ विद एपिसोड नंबर 1 और इसको आप ब्रेक डाउन, एक्सप्लेनेशन, रिव्यू सब कुछ समझ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच प्राइम वीडियो वालों ने मेरे को कुछ दिन पहले इसके स्क्रीनर्स प्रोवाइड कर दिए थे, लेकिन वो क्या है कि ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ विशेष चीजों की आवश्यकता पड़ती है जो रिलीज के बाद ही मिल पाती है। तो एपिसोड 1 स्टार्ट होता है विक्टोरिया न्यूमैन की सभा के साथ में, बट इसी रैली को क्रैश करने की जुगाड़ बनाई है हमारे बॉयज ने क्योंकि किमिक और उसके पंटर लोग एक केटरिंग ट्रॉली को धक्काते हुए बाहर निकल रहे हैं। और अगर आप नोटिस करोगे तो इस वैन पे लिखा हुआ है मिस्टर मैराथन। और देखो शुरुआत हुई नहीं कि कॉमिक बुक्स के ज्ञान की बात आ चुकी है। तो देखो भले ही मिस्टर मैराथन का नाम डीसी कॉमिक्स के कैरेक्टर मिस्टर मिरेकल से काफी सिमिलर लगता हो, लेकिन इन दोनों की पावर्स बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। द बॉयज की कॉमिक बुक्स में मिस्टर मैराथन बेसिकली एक स्पीडस्टर होता है जो ए ट्रेन से पहले द 7 का मेंबर था। और वैसे तो इस शो इसका कई बार मेंशन किया जा चुका है इंक्लूडिंग दिस केटरिंग सर्विस, लेकिन कॉमिक बुक्स में इसके साथ एक बहुत ही बेहतरीन कांड होता है। वो आपको होमलैंडर के प्लेन वाला सीन याद है? तो कॉमिक बुक्स में उस प्लेन वाले सीन में होमलैंडर के साथ मेव तो होती है, लेकिन इनके साथ एक तीसरा शख्स और भी रहता है और वो होता है मिस्टर मैराथन। एंड जब होमलैंडर को समझ में आ जाता है कि अब मैं इस प्लेन को नहीं बचा सकता, तो वो प्लेन अबैंडन करके निकल जाता है और उसके पीछे उसको पकड़ के झूल जाता है ये बंदा। लेकिन जब होमलैंडर से पीछे छुड़ाने की कोशिश करता है तो वो उससे दया की भीख मांगने लगता है कि भाई प्लीज मुझे मत छोड़। तो होमलैंडर कहता है चल ठीक है झूल ले, लेकिन फिर वो होमलैंडर को कन्विंस करना स्टार्ट करता है कि देखो हमको प्लेन को भी बचाना पड़ेगा। वो शो की तरह होमलैंडर को सजेशन देता है कि तुम प्लेन को लिफ्ट कर सकते हो। कहता है लिफ्ट कहां से करूंगा, ग्राउंड है ही नहीं नीचे। तो होमलैंडर अपना बिग ब्रेन टाइम का इस्तेमाल करता है और कहता है मैं काम करता हूं, फुल स्पीड से आता हूं और प्लेन को पीछे से धक्का मार देता हूं। नाउ यू सी ऑन पेपर दिस साउंड्स एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट क्योंकि अगर आप एक उड़ते प्लेन को पीछे से पुश करोगे तो वो टेक्निकली ऊपर हो जाना चाहिए, लेकिन होमलैंडर क्या करते हैं उस प्लेन को पुश करने की बजाय गोली की तरह उसे बीच में से काट देते हैं। और इस चक्कर में जो लोग मरते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जब होमलैंडर पलट के देखता है तो उसको मिस्टर मैराथन कहीं नहीं मिलता और ढूंढने पे उसकी आधी कटी हुई बॉडी हवा में नीचे गिरती हुई दिखती है। So द बॉयज की शुरुआत हो चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन आई थिंक कि बॉयज के शो में मिस्टर मैराथन प्रोबेबली अभी जिंदा होगा क्योंकि उसके नाम की केटरिंग सर्विस अभी भी चालू है। और अगर आप नोटिस करोगे तो इस वैन पे हम एक छोटा सा स्पीडस्टर लोगो भी देख सकते हैं। फिर इसके बाद हमको एक बिना दाढ़ी का मदर्स मिल्क, ह्यूई और बाकी कैरेक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं जो कि प्लान बना रहे हैं विक्टोरिया न्यूमैन की पार्टी को क्रैश करके उनको। बट फिर हमको रियलाइजेशन होता है कि बिली बुचर के साथ अभी भी पंगा चालू है क्योंकि वो हैलुसिनेट कर रहा है। उसके दिमाग में जो ट्यूमर है उसको डिफरेंट चीजें दिखा रहा है। और फिर एंट्री होती है हमारे हीरो की मूतते हुए। ले मूत दिया सारी की सारी सुपर हीरो एंट्रीज पे और फिर वहां पर अलग अलग तरीके के कांड होने लगते हैं, लेकिन उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है बिली का रायन के साथ इंटरेक्शन। नाउ इसी लास्ट सीजन के एंड में हमको ये समझ में आया था कि रायन हो सकता है कि होमलैंडर की साइड जाने की वजह से इविल टर्न आउट कर जाए, मतलब वो भी सेकंड होमलैंडर बने। बट यहाँ पर हमको कंट्रास्टिंग चीजें देखने को मिल रही है, जैसे रायन एक्चुअली में होमलैंडर जैसा है नहीं, उसके पास फिजिकल एबिलिटीज भले ही होमलैंडर से मिलती जुलती हो, लेकिन वो साइकोलॉजिकली अपनी माँ पे गया हुआ है। तो मतलब उसके अंदर अच्छाई है और वो टेक्निकली किसी का बुरा नहीं करना चाहता। लेकिन तभी होमलैंडर जी वहां पर आते हैं, वो कहते हैं बिली बुचर के सिर में ट्यूमर है, ज्यादा समय जिंदा रहेगा नहीं, उसके पास जाने की जरूरत नहीं, अपने बाप के साथ चल। बट फिर हमको पता चलता है कि विक्टोरिया न्यूमैन ने जब अपनी बेटी को पिछले सीजन में कंपाउंड भी दिया था तो उससे वो बनी क्या, सांप पालने वाली। मुंह में सांप लेके घूम रही है ये बच्ची और उनका इस्तेमाल करके ये कितने लोगों के काम डाल देती है। फ्रेंची और किमिको जैसे तैसे बच के निकलते हैं वहां से। बट इसके बाद एक और बड़ा झटका लगता है बिकॉज अभी तक हमको ये लग रहा था कि विक्टोरिया न्यूमैन के पास पावर बहुत सारी है, लेकिन मार तो उसको कोई भी सकता ही होगा। बट नाउ वी रियलाइज कि वो इनवल्नरेबल भी है, मतलब बुलेट प्रूफ, एसिड प्रूफ। ह्यूई उसके ऊपर एसिड फेंक के देख लेता है तो भी उसको कुछ नहीं होता, कपड़े जल रहे हैं, शरीर को कुछ हो नहीं रहा, साइड से आके पॉइंट ब्लैंक शूट करने पे भी गोली रिकोशे कर जा रही है। इसका मतलब ये कि उसको मारना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है unless and until you are shooting her from the inside। गलत हो गया। बट देन हमको ये समझ में आता है कि जो सिंगर बंदा है वो एक्चुअली में सीआईए के साथ मिलकर काम कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि विक्टोरिया न्यूमैन एक सूप है और उसको भी ठिकाने लगाने का काम करना है और उन्होंने ये काम एमएम को दिया हुआ है जो कि फिलहाल द बॉयज का बॉस बना है। लेकिन फिर हमको देखने को मिलता है एक और नया कैरेक्टर जिसका रोल प्ले कर रहे हैं जेफरी डीन मॉर्गन और इसको हमारे बुचर भैया जो केस्लर कह के बुलाते हैं। कॉमिक बुक्स में हैरानी की बात होगी नहीं आपको कि ये कैरेक्टर भी एग्जिस्ट करता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। तो जो केस्लर उर्फ कॉमिक बुक्स का नाम है मंकी, ये बेसिकली सीआईए
सीआईए में बिली बुचर का इन्फॉर्मेंट होता है, मतलब सीआईए की जो भी खुफिया इंफॉर्मेशन होती है वो ला करके बिली को देता है। लेकिन यहीं पर कहानी खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि सबसे पहले इसको मंकी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार ये ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जहां पर कुछ मंकी इसके कानों में कुछ डाल के इसके साथ गलत कांड कर देते हैं। वो क्या, आप यहीं पे देख लो। बट वो सब तो ठीक है, इसको एक फेटिश भी होता है पैराप्लेजिक्स को लेकर, बिकॉज ये अंदर से इतना ज्यादा परवर्टेड है कि कुछ क्या कहूंगा तो बहुत गलत हो जाएगा ना। ऑफ कोर्स इस शो के लिए जो केसलर के एक नए वर्जन को क्रिएट करेंगे, ऑफ कोर्स उतना ज्यादा बेइज्जती वाला तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ना। इसके बाद ये न्यूज बुलेटिन में बाकी सब चीजें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ईस्टर एग छुपा हुआ है और वो है वेब वीवर का। तो वेब वीवर बेसिकली द बॉयज की कॉमिक बुक्स में एग्जिस्ट करने वाले स्पाइडरमैन की पैरोडी है। मतलब ये दिखता थोड़ा बहुत वैसे ही है, 19-20 मान लो, और ऑर्गेनिक वेब्स को पोजेस करता है हमारे टोबी मैगवायर जैसे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब बॉयज का इशू 1 दिखाया जाता है तो उसमें ये लोग ऑलरेडी वेब वीवर को मार चुके होते हैं, लेकिन शो में अभी तक जिंदा है। तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबली हमें आगे देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये वेलनेस सेंटर जो था उससे भी डिस्चार्ज हो गया है। अब वेलनेस सेंटर के बारे में अगर आप एक्सप्लोर करने जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रोबेबली ये बंदा हो सकता है मेंटली इल हो या फिर इसको कोई डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम्स हो, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि नाउ ही इज एब्सोल्युटली फाइन और अब पिछली बार जैसा कुछ भी नहीं होगा। सवाल ये है कि पिछली बार हुआ क्या था। फिर इसके बाद यहीं पर ऑडियंस के सामने डीप से पूछा जाता है कि ऑक्टोपस की क्या कहानी हो। कहता ऑक्टोपस की कोई कहानी नहीं है, जो भी अफवाह फैला रही है उस लड़की ने मेरे बिस्तर पर टट्टी करी थी। I've heard this one before। लेकिन यार 7 के कॉन्फ्रेंस रूम में एशली सजेस्ट करती है 25 कैंडिडेट जो ये लोग 7 में इंक्लूड कर सकते हैं अपने मेंबर्स को इंक्रीज करने के लिए। और आप लोग को तो देख के अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ये पूरा डिसाइफर करने में मुझे 1 घंटा लग गया। तो अच्छे से बैठो और सुनो। सबसे पहला नाम दिखाया जाता है टैलन का, जो कि पैरोडी है डीसी कॉमिक्स की कैटवुमन की। ना सारी की सारी चीजें बढ़िया हैं, लेकिन कहानी वहां पर इंटरेस्टिंग हो जाती है जहां पर हमें यह पता चलता है कि इस कैटवुमन मतलब टैलन का टेक नाइट और स्विंग विंग के साथ एक थ्रीसम हुआ था। टेक नाइट को हम सब लोग पिछले सीजन में देख ही चुके हैं। कॉमिक बुक्स में सॉर्ट ऑफ बैटमैन की पैरोडी मान सकते हो, लेकिन वही स्विंग विंग है नाइट विंग की पैरोडी। तो मतलब बैटमैन नाइट विंग के साथ कैटवुमन। I see what you did there, the boys। और इसी के बाद हमको ये भी पता चल जाता है कि जो टैलन है उसका हीट ऑफ द नाइट करके टेक नाइट के साथ कोई शो भी था, तो ये भी ईस्टर एग होगा इनका कुछ। फिर दूसरा नाम है यूरोपो का। इसी सेम यूरोपो को हम लोगों ने पिछले सीजन MM की वॉल पे भी देखा था, क्योंकि उसका टारगेट है। लेकिन अगर कॉमिक बुक्स की बात करी जाए तो कॉमिक बुक्स में यूरोपो एकदम ही डिफरेंट कैरेक्टर है। ये नाइट क्रॉलर की पैरोडी है और जी-मैन नाम का एक ग्रुप होता है जो कि एक्स-मैन की पैरोडी है, तो यूरोपो उसी का मेंबर होता है। फिर इसके बाद दिखता है हाइपेरियन का नाम, जो कि इतना ज्यादा फेमस तो नहीं है कॉमिक बुक्स में, क्योंकि मार्वल के पास इसी सेम नाम का कॉमिक बुक कैरेक्टर है। लेकिन इसके टैलेंट कार्ड में हमको ये दिखाया जाता है कि इसके पास डिवाइन फेमिनिटी की पावर है और फायर प्रूफ हेयर है। इससे ज्यादा यूजलेस पावर तो। लेकिन इसके सामने लिखा हुआ है कि टीनेज किक्स की मेंबर है। तो टीनेज किक्स बेसिकली कॉमिक बुक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक ऐसा ग्रुप है जिसको आप टीन टाइटंस या यंग एवेंजर्स जैसा समझ सकते हो। फिर इसके बाद दिखाया जाता है द स्टैंडर्ड का नाम। तो ये एक और ग्रुप का लीडर होता है जिसका नाम होता है यंग अमेरिकन्स, और इसकी शक्ति के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं, बस ये लाल कपड़े पहनता है और उड़ सकता है। फिर अगली है लेडी आर्केलाइट, जो कि कॉमिक बुक्स में पैरालिटिक्स की मेंबर होती है। ये साइबरनेटिकली एनहांस सूप्स होते हैं और काफी शक्तिशाली भी, लेकिन इनको बुचर भाई खत्म कर देते हैं। फिर इसके बाद अगला नाम आता है मेल केमिकल, और ये काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। तो बेसिकली इसको एज ए पनिशमेंट सुपर डुपर नाम की एक टीम में भेजा जाता है कैप्टन बनाकर। सुपर डुपर को आप ऐसी टीम समझ सकते हो जो कि नाइव सूप्स होते हैं, जिनके पास पावर्स तो हैं लेकिन वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करते हैं, और ये उस बात को लेकर काफी खुश काफी प्राउड फील करते हैं। लेकिन जैसे ही मल केमिकल इनके बीच में आता है तो उसको रियलाइजेशन होता है कि मैं कहां पे फंस गया हूं। तो वो एक एक करके सुपर डुपर को अब्यूज करना शुरू कर देता है, फिजिकली मेंटली, और वो लोग इससे काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन फिर बिली बुचर और ह्यूई की एंट्री होती है, और ह्यूई तो हालांकि पिटता है, लेकिन फिर बिली बुचर भाई आकर इसका। और हाँ, ये डीसी कॉमिक्स के मेटामॉर्फो की पैरोडी है, जिसको हम लोग सुपरमैन मूवी में भी देखेंगे अभी। फिर आता है बिग गेम, जो कि टीनेज किक्स, जिसके बारे में मैंने थोड़ी पहले बात करी थी। तो ये बंदा उनका लीडर है और बहुत हरामी नंबर 1। इसने ऐसी ऐसी हरकतें करी है जिनके बारे में बात करने का भी कोई पॉइंट नहीं है। बस इतना समझ लो कि एक बार टीनेज किक्स और बॉयज आमने सामने फाइट करने आते तो बिली बुचर पकड़ के हेडबट मारता और इसकी नाक तोड़ देता है। फिर आता है द डिवाइन, जो कि पैरोडी है एंजल की एक्समैन कॉमिक बुक्स में, और एक्समैन की तरह ये भी जी-मैन का मेंबर होता है। लेकिन डॉक्टर पेक्यूलियर पे आते ही मेरा इंटरेस्ट जाग जाता है, क्योंकि ये पैरोडी है डॉक्टर स्ट्रेंज की, और जैसे आप समझ रहे हो वैसे तो बिल्कुल भी नहीं। इसको आप बॉयज यूनिवर्स का
दल्ला समझ सकते हो। और किसी को अगर कोई नीच से नीच काम करने की जरूरत है तो वो डॉक्टर पेक्यूलियर के पास जाएंगे। फिर आता है शाउट आउट, जिसके पास इलेक्ट्रोकाइनेसिस की पावर है, मतलब ये बिजली को शक्तियों से कंट्रोल कर सकता है और टीनेज किक्स का मेंबर है। लकलेस, जो कि जी मैन मतलब एक्समैन की पैरोडी का मेंबर है और इसके पास डेडपूल में दिखने वाली डोमिनो के ऑपोजिट पावर्स है, नाम से ही समझ में आ रहा है वो लकी थी तो ये लकलेस है। फिर जेट स्ट्रीक भी टीनेज किक्स का मेंबर है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। फिर लॉर्ड हॉरस भी बॉयज कॉमिक्स में एग्जिस्ट करता है, इसको द बॉयज मार चुके हैं लेकिन इसके बारे में भी ज्यादा नहीं बताया गया। फिर पिनव्हील है, अब इसका क्या काम है किसी को नहीं पता, बस पार्टी का एक शॉट दिखाया गया है कॉमिक बुक पैनल में। फिर आता है ग्राउंड हॉग, जिसको आप लोगों ने बॉयज के डायबॉलिकल एनिमेटेड सीरीज में भी देखा होगा। ये बंदा वोल्वरीन की पैरोडी है बेसिकली, लेकिन इसके पास वोल्वरीन के क्लॉस की जगह हैमर्स होते हैं और ये दिमाग से इतना ज्यादा पगला होता है कि इसके हाई आईक्यू और बिग ब्रेन का इस्तेमाल करके इसको मारा जाता है। फिर डॉग डॉल, जो कि डॉगी काइनेटिक है, मतलब ये कुत्तों से बात कर सकता है और कुत्तों से रिलेटेड जितने भी काम है वो सारे करवा लो इससे। राज कॉमिक्स में डोगा भी है ऐसा, बट फर्क ये है कि डोगा मास्क लगाता है और है इंसान, लेकिन ये ऑन दी अदर हैंड दिखता भी जानवर जैसा ही है। और बाकी सिस्टर सेज एक्सट्रीमली स्मार्ट, स्मार्टेस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट। तो उसी के पूरे इंटेलिजेंस को देखकर होमलैंडर सोचता है कि ये मेरी मदद कर सकती है और उसकी मदद मांगने के लिए वो पहुंच जाता है उसके घर पे एंड ही रियलाइजेस दैट शी इज एक्चुअली प्रीटी स्मार्ट। बट फिर वह दूसरी तरफ हमको ये पता चलता है कि विक्टोरिया न्यूमैन उस वायरस पे काम कर रही है जो कि सूप्स की जान ले सकता है, लेकिन वो होमलैंडर को नहीं मार सकता। क्या प्लॉट आर्मर है भाई ये। फिर स्टारलाइटर्स और होमलैंडर्स एक साथ आपस में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लोगों को पता चल जाता है कि होमलैंडर गिल्टी नहीं है। नो सरप्राइजेस देयर बिकॉज वी ऑल न्यू कि होमलैंडर इज नॉट गिल्टी फॉर एनीथिंग। एपिसोड 2 स्टार्टिंग में बिली बुचर बता देता है कि भाई मेरी मृत्यु नजदीक है और मेरे दिमाग में एक ट्यूमर है, मैं हॉकी का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी हुआ करता था। बट ऑन दी अदर हैंड हमको एक और चीज का आइडिया लगता है और वो ये है कि सूप्स जितने भी सेव्स करते हैं वो रियल नहीं होते, मतलब एटलीस्ट उनमें से बहुत सारे तो नहीं होते और वो उनको स्टेज किया जाता है प्रॉपर रिहर्सल के साथ में, क्योंकि वो रायन के साथ भी यही सेम चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स वी नो दैट रायन इज गोइंग टू फक दैट अप प्रीटी बैडली। लेकिन जो चीज एंटिसिपेटेड नहीं है वो है होमलैंडर की मिड लाइफ क्राइसिस वाली इनसिक्योरिटी। वो जब रायन की यंग एज और वो जज्बा देखता है तो उसको रियलाइजेशन होता है भाई मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। एंड ये है होमलैंडर का एक्चुअल क्रिप्टोनाइट, उसकी एजिंग। आई मीन जब भी हम लोग को सुपरमैन दिखाया जाता है तो ही इज अ पर्सन हु डज नॉट एज, वो काफी लंबे समय तक जिंदा रहेगा, हम सबको ये पता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ होमलैंडर इज नॉट कट फ्रॉम द सेम स्टोन, वो एज होगा और वही उसकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी का कारण बनती है जो उसको वो मैडनेस, उस केओस की तरफ एक बार फिर से पुश करने लगी है। एंड स्पीकिंग ऑफ मैडनेस एंड केओस, द बॉयज की गैंग पहुंच जाती है ट्रुथ कॉन नाम की जगह पे, जहां पर रियल लाइफ की एक्चुअल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाई जाती है कि इंसानों को स्लेव बना के रखा जाएगा, दुनिया गोल नहीं बल्कि फ्लैट है, सोल्जर बॉय को सीआईए वालों ने पकड़ के रखा। ये वाला सही है, ये वाला सही है भाई। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का तो पता नहीं, लेकिन हमको देखने को मिलता है यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा हरामी लस्सनों में से एक जो अपना खुद का ही पिछवाड़ा चाटे जा रहा है। डेफिनेटली मल्टीपल मैन या जो कुछ भी ह्यूमन सेंटीपीड की पैरोडी बनाने की कोशिश करी है इसको। बट वहीं दूसरी तरफ देखते हैं हम लोग कि ए ट्रेन का कॉन्शियस जाग चुका है, क्योंकि वो मदद कर रहा है स्टारलाइट और ह्यूई की, जो थोड़े टाइम पहले कांड हुआ था जहां पर होमलैंडर और उसके साथियों ने मिल करके 3 लोगों को पीट दिया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिस्टर सेज से सारी की सारी बातें कैसे छुप सकती हैं, वो इतनी स्मार्ट जो है तो वो पकड़ लेती है और फिर शुरू होती है द बॉयज वर्सेस मल्टीपल मैन की फाइट। इसी एग्जैक्ट जगह पे हमें द मार्वेलस मिसेस मेजल की पैरोडी भी देखने को मिल जाती है, लेकिन मल्टीपल मैन की मृत्यु का कारण बनता है उनके प्राइम वर्जन की डेथ हो जाना और बिली बुचर को इतने समय बाद क्रोबार का इस्तेमाल करते हुए देख जो आनंद आया बता नहीं सकता। वैसे कोई मुझे बताओ कि इस आदमी को इतनी बेइज्जती कराने के पैसे कितने मिले होंगे। नाउ एपिसोड नंबर 3 7 के नए मेंबर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। अभी हालांकि 6 ही है, लेकिन होमलैंडर कहता है कि 7वां मेंबर मेरा बेटा बनेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिस्टर सेज को अपना सूट पसंद नहीं है एंड शी नोज कि होमलैंडर ये चीज उसके साथ जानबूझ के कर रहा है बिकॉज ही डजंट लाइक हर ओवरटेकिंग थिंग्स, जो कि उसने पहले से ही एंटिसिपेट कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ रायन और बिली बुचर के बीच में थोड़ा बहुत कनेक्शन एस्टैब्लिश होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो उसको एक गेम में कांटेक्ट करता है जिसमें उसका नाम होता है डोंट बी अ कंट। बट अगर आप नोटिस करोगे तो इसी गेम में जो कैरेक्टर्स हैं वहां पर हमको कोने में एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर और भी दिखता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ समय पहले जो मैंने वेब व्यूअर की बात करी थी ये प्रोबेबली वही होगा, हमको शायद इस सीजन में वो आगे देखने को भी मिले। इधर बिली रायन के लिए कुछ स्पेशल कुकीज बनाता है क्योंकि उसने उसको इनवाइट किया है। रायन आ भी जाता है, वो उसको ऑफर करता है, लेकिन रायन उनको लेता नहीं। वहीं दूसरी तरफ किमिको और फ्रेंची एक एक्शन सीक्वेंस के लिए तैयार हो जाते हैं। टू बी ऑनेस्ट मुझे फ्रेंची वाली स्टोरी लाइन सबसे
ज्यादा अनइंटरेस्टिंग लग रही है एट दिस पॉइंट, बिकॉज वो फ्रेंची को एक ऐसे रास्ते पे लेके जा रही है जिसके लिए आई गिव जीरो फक्स। लेकिन इस फाइट पे अगर आप नोटिस करते हो तो यहाँ पर आपको जिटर बीन कॉफी कंपनी का लोगो देखने को मिलता है, और ये एक्चुअली रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है इस तरह का लोगो भी, और यही सेम नाम भी। लोगो को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है कॉपीराइट्स को अवॉइड करने के लिए, बट हाँ रियल लाइफ में है। फिर फ्रेंची को जो हेलुसिनेशन होता है तो उसमें दरवाजा खोल के जाता है, वहां पर हम ग्रेवॉल नाम देख सकते हैं। तो बेसिकली ग्रेवॉल एक ईस्टर एग है अरविंद ग्रेवाल को, जो कि बॉयज के प्रोडक्शन डिजाइनर थे, बट सैडली 2020 में ही पास्ड अवे। बट लेटर ऑन वी रियलाइज कि स्टारलाइट और फायर क्रैकर की भी कोई ना कोई हिस्ट्री है, क्योंकि स्टारलाइट ने फायर क्रैकर को जब वो ब्यूटी पेजेंट के लिए कंपीट करते थे तो काफी बुरी तरह से इंसल्ट कर दिया था और पूरी दुनिया जमाने में उसकी अफवाहें उड़ा दी थी, एंड अपेरेंटली शी वाज अ ह्यूज बिच। लेकिन मजा शुरू होता है वॉट ऑन आइस के रिहर्सल के सीन के टाइम पे, क्योंकि वहां पहुंच जाते हैं ह्यूई और एमएम, क्योंकि इनको स्पाई करना है होमलैंडर पे स्पाई करने आई है। चल नहीं पा रहे ढंग से, उड़ने के सपने देखने शुरू। जो सोचा था वही होता है। यहां पर ये मिशन इम्पॉसिबल की एक सस्ती पैरोडी बनाने की कोशिश करी गई है। ह्यूई डक्ट में खड़ा हुआ है, बातें सुनता है, बातें काफी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज वी रियलाइज कि होमलैंडर सिस्टर सेज विक्टोरिया न्यूमैन को सॉर्ट ऑफ ब्लैकमेल सा कर रहे हैं कि जैसे ही वो प्रेसिडेंशियल पोजीशन पे पहुंचेगी उसको सूप्स जितने भी हैं उनको एक स्पेशल पावर प्रोवाइड करनी होगी कि वो पुलिस वालों से भी ऊपर निकल जाए, और हर छोटे छोटे टाउन में एक सूप जरूरी है। अभी कम से कम ये है कि वो लॉ के ऊपर जाकर कुछ नहीं कर सकते, बट वंस दे गेट द अथॉरिटी तो फिर वो पुलिस को ऑर्डर देंगे कि इस आदमी को जान से मार दो, अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं तो मार ही रहा हूं। लेकिन ह्यूई की नाक से टपका हुआ पसीना उसके पिछवाड़े से पसीने छुड़वा देता है, क्योंकि मिशन इम्पॉसिबल में हम लोग देखते हैं जैसे ही पसीने की बूंद या कुछ भी ऐसा क्रिटिकल होने लगता है तो उस आखिरी मोमेंट पे उस चीज को रोक देते। टॉम क्रूज भाई बचा लेते, बट ह्यूई इज नो टॉम क्रूज। पसीने की बूंद आकर के होमलैंडर के कंधे पे गिरती है, वो सूंघता है, सीधे ह्यूई के पीछे लपक जाता है। क्वीन मेव को असल जिंदगी में भले होमलैंडर ना मार पाया हो, लेकिन इधर तो दो टुकड़े कर ही दिए। वहां जीसस किसी की उंगलियां काट रहे हैं, किसी का गला। लेकिन फिर ह्यूई अपनी मॉम के साथ भी कंसोलेशन कर लेता है, क्योंकि ही रियलाइजेस कि वो इतनी बुरी भी नहीं है, और जिस सर्कमस्टेंसेस में उसको छोड़ के गई थी वो डिप्रेशन वगैरह से जूझ रही थी। बट वहीं सिस्टर सेज जो है उन्होंने डीप को रिझाना शुरू कर दिया है, और फिर वहीं सेज के साइड में ऐसा कुछ लंबा सी रॉड दिखाई जाती है जिसपे खून लगा है। किसको मारा ये नहीं पता, बट अगर मुझे गेस करना होगा तो वो डीप का ऑक्टोपस है। लेकिन फिर होमलैंडर का मिड लाइफ क्राइसिस एक बार फिर से उस पे कैचअप करने लगता है, तभी उसका शीशा उसको पुकारने लगता है। लेकिन इस बार सिर्फ उसका एक वर्जन मिरर में नहीं है, उसके चार वर्जन है, उसको अलग अलग चीजें बता रहे हैं। लेकिन उनमें से जो सबसे ऊपर वाला वर्जन है वो उससे कहता है कि टाइम टू गो बैक नाउ। तो प्रोबेबली अगले एपिसोड में हमें होमलैंडर का ओरिजिन और फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई जाएगी कि आखिरकार ये हरामी लस्सन पैदा हुआ तो कैसे। बट हाँ, अगर आप लोगों ने अपना पिछला रोस्ट फर्स्ट मिस कर दिया तो उसको जाकर के देख सकते हैं। और जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और अगर इस वीडियो को लाइक करोगे तो मल्टीपल मैन जैसा वरदान आपको भी मिलेगा।